हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी हजारीबाग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो है ज्वालामुखी का उद्गार किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 2 क्लास में ज्वालामुखी के बारे में कर चुके हैं, तो इसका उत्पन्न कैसे होता है, किस प्रकार से होती है और इसका वर्गीकरण कैसे होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानकारी ले चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अब हम लोग इसी का जो है अगले पार्ट ज्वालामुखी उद्गार किस प्रकार से होता है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को आप लोगों को अगर हमारे द्वारा आप लोगों को जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो चीज़ अगर समझ में आ रहा होगा पता अच्छा तरीके से, तो इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि दोस्तों आप लोगों के साथ साथ आपके दोस्त लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत है, परेशानी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर दोस्तों क्लास के लास्ट में शेयर कीजिएगा। इसलिए चूँकि दोस्तों पहले पढ़िए, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तब जाकर शेयर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो वीडियो शेयर मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों की कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को अगर शेयर करने तो अच्छी लगती है तब, तो दोस्तों अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग फटाफट अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग इसको पूरा इस काम को अपना महिम तक ले जाते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार किस प्रकार से होता है ना। ज्वालामुखी का उद्गार जो है किस प्रकार से होता है, हमने बहुत सारी चीज़ें टॉपिक को हमने बताया था। पहले 7 टॉपिक हमने बताया था ज्वालामुखी का उद्गार, इसका उद्गार किस प्रकार से, उद्गार कैसे होता है, ज्वालामुखी कैसे निकलता है, इसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रक्रिया से ये निकलता है, ये सब चीज़ हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, जिसमें से हम लोग लगभग बहुत सारी चीज़ें को कर चुके हैं। और आज हम लोग फिर जो है अब उद्गार का कारण पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम लोग जो है इस प्रकार से नेक्स्ट आगे की ओर पढ़ते हैं। हम लोग और इसके साथ निकलने वाले पदार्थ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए फटाफट अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ कि ज्वालामुखी उद्गार किस रूप में होता है, मतलब किस प्रकार से ये बाहर आता है, किस रूप में ये होता है। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी हमने बताया था दोस्तों, ज्वालामुखी जो है गला पदार्थ होता है। ज्वालामुखी जो है एक गला पदार्थ होता है, या जब बाहर निकलता है तो गला पदार्थ गैस, घुलकर और ठोस पदार्थ के रूप में निकलता है ना। ज्वालामुखी हमने पिछले क्लास में बताया है, ज्वालामुखी जो है गला पदार्थ, गैस, घुलकर और ठोस पदार्थ के रूप में निकलता है। ये सारी चीजें हमने बताया है, नहीं पढ़ी है जगह के वीडियो उनको प्लेलिस्ट में मौजूद है, जगह के देख लीजिएगा। चलिए, अब लोग जानते हैं इसको उद्गार किस रूप में होता है। इसको दोस्तों हम लोग ज्वालामुखी को जो दो भागों में बांटेंगे, जिसको कहते हैं एक होता है केंद्रीय उद्गार, एक होता है दरारी उद्गार। उद्गार जो ज्वालामुखी का उद्गार 2 प्रकार से होता है, एक केंद्रीय उद्गार से होता है, एक दरारी उद्गार से होता है। केंद्रीय उद्गार उसको कहते हैं जब एक छिद्र के माध्यम से, ठीक है, केंद्रीय उद्गार उसको कहते हैं जो एक छिद्र के माध्यम से एक ही स्थान पे, एक छिद्र के माध्यम से एक ही स्थान पे जब लावा निकलता है उसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय उद्गार। देखिए यहाँ लिखा क्या है, छिद्र के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ छिद्र के माध्यम से लावा बाहर निकलता है, उसी को हम लोग केंद्रीय उद्गार कहते हैं। मतलब एक ही स्थान पे जहाँ पे निकलता है उसको हम लोग केंद्रीय उद्गार कहते हैं। ये उद्गार तो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ जो लावा जहाँ की लावा में अम्लीय अधिक होती है। केंद्रीय उद्गार वहाँ पे होता है जहाँ की लावा में अम्लीय अधिक होती है। अम्लीय कहाँ की लावा में अधिक होती है, जहाँ पे सिलिका की मात्रा अधिक होती है। हमने क्या देखा कि जो केंद्रीय उद्गार उसको कहते हैं जो किसी एक क्षेत्र के माध्यम से निकलता है, उसी को हम लोग केंद्रीय उद्गार कहते हैं। ये उद्गार उन क्षेत्रों में होता है जहाँ की लावा अम्लीय होती है। अम्लीय कब होता है, जब वहाँ की सिलिका उस लावा में जो है सिलिका की मात्रा अधिक होती है। देखिए लिखा हुआ है किसी केंद्र से एक स्थान पर ही निकलता है, किसी केंद्र से एक स्थान पर निकलता है, उसी को हम लोग केंद्रीय उद्गार कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि केंद्रीय उद्गार जो अधिक विस्फोटक होता है। हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था और ये भी बताया था, हमने वहाँ पर क्यों का जवाब दे दिए थे तुम कि अधिक विस्फोटक जो होता क्यों है, ठीक है, अधिक विस्फोटक केंद्रीय उद्गार होता क्यों है।
और स्फोटकता का कारण बताए थे कि अधिक स्फोटक होने का कारण होता है अधिक ये चिपचिपा होता है, ठीक है, अधिक चिपचिपा होता है और इसके ज्यादातर ये जो इसका गला हुआ पदार्थ जो होते हैं ज्यादा पतला नहीं होता है। हमने क्या कहा, सिलिका के माध्यम से गाढ़ा होता है, सिलिका की मात्रा की अधिकता होने से एक गाढ़ा होता है, किसी एक केंद्र से, यानी किसी एक केंद्र से एक स्थान पर, है ना, निकलता है, उसे हम लोग केंद्रीय उद्गार कहते हैं। दरारें उद्गार उसको कहते हैं। जैसे हम लोग होता है क्या, दीवार हो या मिट्टी होता है जहाँ पे पानी नहीं पड़ता है बहुत दूर तक, तो जो सतह जो हमारे पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है क्या होता है, दरार फट जाता है। अब फिर अगर कहीं किसी वजह से अगर भूकंप वगैरह आ जाती है तो दीवारें क्या होती है, हमारे घर की दीवारें तो फट जाती है दीवार के, तो जिसको क्या कहते हैं दरार, है ना, मतलब बहुत लंबी लाइन से फट जाती है, उसको हम लोग कहते हैं दरार। और उसके माध्यम से जब, है ना, जो हमने कहा दीवार जो फट जाती है लंबी लाइन के माध्यम से दरार करते हैं फट जाती है, उसके माध्यम से पृथ्वी के किसी भाग जो दरार होता है उसके जो है पृथ्वी के अंदर से पदार्थ वहां से जब बाहर निकलता है ना, मतलब जब दीवार जिस प्रकार से फटा होता है उसी प्रकार से जब भूमि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है फट जाती है और वहां से जब मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बाहर निकलता है, उसी को कहा जाता है दरारी प्रकार का उद्गार, है ना। ये जो है उन क्षेत्रों में आता है जहाँ के लावा में जहाँ के लावा जो है पतला होती है, जहाँ की लावा पतला होती है और वहाँ की क्या होती है, पतला कब होती है, जब वहाँ की सिलिका, वहाँ के जो लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है ना। तो दरारें हमने क्या देखा, दरारें जो दरार के माध्यम से जैसे दीवार पृथ्वी की सतह पर जो दरार फट जाता है और वहाँ के माध्यम से जो है अनेकों स्थान पर जितना लंबा दरार होता है, क्या होता है, जितना लंबा दरार होता है उतना लंबा पूरा विस्फोट होता है, लावा निकलता है। तो एक स्थान पर केंद्र के ऐसे तो निकलता नहीं है, इसलिए इसको दरारी प्रकार का जो है उद्गार कहा जाता है। तो ये था हमारा जो है ज्वालामुखी उद्गार किस रूप में निकलता है, ये पता चल गया कि एक केंद्रीय उद्गार और फिर दरारी उद्गार के रूप में निकलता है। और क्यों निकलता है तो ये भी पता चल गया है। दरारी उद्गार क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लावा जो है, इसमें लावा है, इस लावा जो पतला होता है, पतला होने की वजह ये होता है इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है और सिलिका की मात्रा जिसमें अधिक होती है वो केंद्रीय उद्गार के रूप में बाहर निकलती है। आइए हम जानते हैं ज्वालामुखी का वर्गीकरण कैसे होता है। ज्वालामुखी का वर्गीकरण और किस प्रकार से इसको हम लोग भागों में बांटे हैं। देखिए हमने पहले देखा कि विस्फोटकता के आधार पर जितना ध्यान है विस्फोट करता है उसके आधार पर बांट दिए पाएगा। दूसरा होता है यहाँ पे सक्रियता के आधार पर, दो रूपों में बांट दिए। पहला हो गया हमारा विस्फोटकता के आधार पे और दूसरा हो गया यहाँ पे सक्रियता के आधार पे। विस्फोटकता के आधार पे जो है यहाँ पे हमने दो भागों में बांटा है। एक हो गया अधिक विस्फोटक, एक होता है कम विस्फोटक, है ना। एक होता है अधिक विस्फोटक, दूसरा होता है कम विस्फोटक। अधिक विस्फोटक कहाँ पे होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा है पश्चिमी द्वीप कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। पश्चिमी द्वीप जो है ये यूएसए में, वहां पे एक पर्वत है क्योंकि वहां पे माउंट पीली है, ठीक है। ये माउंट पीली का नाम का पर्वत है। ये जो है बहुत ही अधिक विस्फोटकता वाली है। अभी तक का अगर देखा जाए सबसे अधिक ज्वालामुखी जो सबसे अधिक विस्फोटकता वाला ज्वालामुखी ये माउंट पीली ही है जो कि पश्चिमी द्वीप पर यूएसए में स्थित है। उसके बाद होता है कि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है बहुत ही भयानक विस्फोटकता होती है, जिसके वजह जो है तुल्य का मतलब होता है संग्रह, ठीक है, एक जुट में, जो कि मतलब पिलियन तुल्य मतलब होता है एक जुट में, मतलब पिलियन का मतलब ये होता है कि बहुत ही जो सबसे अधिक विस्फोटकता वाला ज्वालामुखी होता है उसी को जो है पिलियन कहा जाता है। और संग्रह जब बहुत सारे ज्वालामुखियों का संग्रह कर दिया जाता है उसको तुल्य कहा जाता है। तो यह हमारा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होता है। और उससे कम उससे अगर अधिक विस्फोटकता में ना रहते, हल्का सा अगर उससे नॉर्मल होता है उसको कहा जाता है वॉल्केनियन, ठीक है, वॉल्केनियन विस्फोटक ज्वालामुखी या वेसुवियस ज्वालामुखी। ये एक ही नाम, दोनों का एक ही नाम से जाना जाता है, वॉल्केनियन या वेसुवियस ज्वालामुखी। ये जो अगर उससे भी अगर नॉर्मल होता है उसका नाम दिया जाता है स्ट्रामडेली। जैसे होता है ना कि अगर एक माता पिता के 4 पुत्र हैं तो एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार से पता है कि अगर जैसे कि रावण और कंस और विभीषण में देखें तो क्या था,
सारे के तीनों भाई एक अपने माता पिता पिता के थे, लेकिन एक क्या था, बहुत एक का शरीर बहुत बड़ा था, एक का शरीर रावण का जो मीडियम में था, और जो है विभीषण का था वो जो है उनका शरीर मानव के रूप जैसा था। वो इस दोनों का क्या था, एक राक्षस के जैसा था, है ना। तो उसी प्रकार एक ही माता पिता का था, फिर भी जो है तीनों का शरीर क्या था, शरीर अंतर में था। उसी प्रकार से अधिक स्फुटता वाला में जो है 4 प्रकार की होती है। एक पे होता है पिलियन, दूसरा हमने देखा वॉल्केनियन, तीसरा स्ट्रॉन्गवेली, और चौथा होता है हवाईयन, है ना। ये जो हवाईयन जो है सबसे कम स्फोटक वाला होता है, अधिक स्फोटकता वाला में से ये होता है। अगर दूसरा हमने बांटा इसको कम स्फोटक वाला ज्वालामुखी। कम स्फोटक वाला ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी होता है, जैसे अभी हमने आपका दरारी उदाहरण होता है, दरारी उदार वाला, ये दरारी प्रकार से जो ज्वालामुखी निकलता है ये जो कम स्फोटक होता है, क्योंकि ये क्या होता है, पतले होता है। हमने क्या होता है, जितना जो मोटा होता है, जितना गाढ़ा होता है, जब उतना ज्यादा विस्फोट करता है, उतना ही ज्यादा विस्फोट करता है। जैसे यहाँ पे सिलिका की मात्रा अधिक था, गाढ़ा था, तो अधिक विस्फोट किया। कम विस्फोटकता वाला में क्या होता है, दरारे प्रकार से निकलता है, दरारे प्रकार से निकलते हैं, इसका मतलब होता है क्या है, इसमें सिलिका की मात्रा कम है, और सिलिका की मात्रा कम है तो ये पतला होता है, गाढ़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से आवाज जो विस्फोट कम करता है। ये होता है हमारा कम विस्फोटकता वाला ज्वालामुखी। अगला यहाँ पे सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर इसी प्रकार से हम लोग को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। चलिए आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट लीजिए और फिर वो नेक्स्ट आगे की ओर फिर चलते हैं। चलिए आइए अब अभी पढ़ रहे थे ज्वालामुखी। तो वर्गीकरण, इसको जो है हमने 2 भागों में बांटा, एक विस्फोटक के आधार पर, दूसरा बांटे थे हम लोग सक्रियता के आधार पर। विस्फोटक वाला पढ़ लिए, एक अधिक विस्फोटक, अधिक विस्फोटक, और दूसरा हमने देखा कम विस्फोटक। ठीक है, ये हमने देखा। अब उसी प्रकार से सक्रियता को हमने कहा, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सक्रियता के आधार पर जो है पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। अब ये सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी कहते हैं किसको, इसके बारे में पढ़े। सक्रिय ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी होता है जो सक्रिय ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी होता है कि जो ये जो है विस्फोट जो करता है ये आज भी इसका जो है, इसका मतलब ये होता है सक्रिय ज्वालामुखी कि इसके साथ साथ क्या होगा कि विस्फोट आज भी ये कर सकता है। इसका लक्षण जो है आज भी दिखेगा, इसका लक्षण सक्रिय ज्वालामुखी का आज भी दिखेगा। लक्षण किस प्रकार से दिखेगा, जैसे वहां से गैस निकलती रहती है, जलवाष्प निकलता रहता है ना, जलवाष्प निकलता रहता है। इसके साथ साथ अगर गीजर निकलता रहता है। अब गीजर बोलने से कि गीजर क्या है, गीजर उसको कहते हैं जब किसी स्थान से, गीजर उसको कहते हैं जब किसी स्थान से अंदर से गर्म पानी निकलता हो तो उसको हम लोग गीजर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो अगर इन 3 को ये सारी चीजें अगर हम लोग को संकेत मिलता है तो ये पता चलता है कि यहाँ से फिर जो ज्वालामुखी है यहाँ से फिर से पुनः ज्वालामुखी निकलेगा, है ना। ये होता है सक्रिय ज्वालामुखी। अब सर इसमें से कौन कौन सा, इसमें हम लोग चलिए सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से 3 को अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये जैसे हो गया प्रशांत महासागर की ज्वालामुखी, प्रशांत सागरीय,
प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी। एक और यहाँ पे रॉकीज ज्वालामुखी, रॉकीज पर्वत वाला जो हमारा है रॉकीज पर्वत। और एक होता है एक और एंडीज पर्वत वाला जो हमारा है, एंडीज का नाम तो आप लोग सुने होंगे, एंडीज, ये जो है एंडीज पर्वत वाला है ना। तो ये तीन चीज ऐसे जो है जो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में आते हैं, जिसके लक्षण जो यहाँ पे आज भी दिखता है कि गैस हो, वाष्प हो या गीजर निकलता हुआ प्रतीत होता है ना। अब आपने यहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी किसको कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी उसको कहते हैं जैसे होता क्या है, ज्वालामुखी निकल गया, अब ज्वालामुखी निकला वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है झटका देते रहता है। अब मतलब सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब अभी एक बार सुत गया, ठीक है, सुत गया मतलब सो गया, और सोने के बाद क्या होगा अचानक कभी उठेगा पूरा बवाल मचा देगा, उसको हम लोग कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। जैसे क्या है कि रावण, जैसे हमने कहा अभी रावण, ये रावण कुंभकर्ण विषय के काम उदाहरण लिए थे, उसी प्रकार से फिर से हम यहाँ ले कि कुंभकर्ण क्या होता था, सोता था और 6 महीने के बाद अचानक से उठता था, पूरा उजाड़ मचा देता था ना। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी एक बार निकलता है फिर सो जाता है, और सोने के बाद फिर उसमें क्या जगा हुआ होता है, कभी कभी उसको वो जो है संकेत दे देता है, वहाँ पे भूकंप आ जाता है, तो फिर कुछ अचानक से झटके वगैरह आते हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पे फिर कभी न कभी ज्वालामुखी निकलेगा, और वो निकलेगा तो अचानक से आएगा पूरा भूचाल मचा देगा, पूरा वहाँ उस क्षेत्र को पूरा बर्बाद कर देगा। उसको हम लोग कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। मतलब जो है कभी न कभी आएगा, आएगा, है ना, कभी न कभी जो है तो ये ज्वालामुखी आएगा ही आएगा। अब होता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जो कि अब कभी भी नहीं आवे, अब कभी नहीं आवेगा। अब जो है कभी नहीं आवेगा, मतलब कि जो एक बार ज्वालामुखी आ गया अब उसके बाद फिर उसमें नहीं, जो ज्वालामुखी वहां से आने का संकेत नहीं मिलता है तो उसको कहते हैं मृत ज्वालामुखी, है ना। तो सक्रियता की बात करने के बाद कि जो है सक्रियता का मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। इसको कौन सा ज्वालामुखी कहते हैं, इस समझ में आ गया। सक्रिय ज्वालामुखी को हम लोग एक पैर देखे, एंडीज पर्वत जो है सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, रॉकीज पर्वत सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, और प्रशांत महासागरीय जो है पर्वत ये भी हमारा सक्रिय महासागरीय की किनारा जो है, किनारा ये भी जो है हमारा एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये था हमारा ज्वालामुखी का वर्गीकरण। अब हम लोग जैसे अभी हम दो टॉपिक को पढ़े, ज्वालामुखी किस रूप में निकलता है और दूसरा वर्गीकरण कैसे होता है। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, 2 से 4 मिनट का क्लास है, 5 मिनट के चलिए उसको देख लेते हैं कि ये स्थलाकृतियां किस प्रकार से निर्माण करती है। ज्वालामुखी जब निकलता है तो ये स्थलाकृतियां का निर्माण कैसे करता है। आप लोग तो इसको नोट्स बनाते चलिएगा। हमने आप लोगों को कहा है कि ऐसा जैसे हम बता रहे हैं वैसा आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है जी। क्योंकि दोस्तों हम आप लोग के साथ साथ जो हम अगर आप लोगों को काम में ला रहे हैं ना, उसके पहले बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बाद आप लोगों के पास ला रहे हैं। ऐसे जो एक पॉइंट कहीं भी से छोड़ा नहीं जा रहा है। आप यकीन मानिए, आप लोग एक बार तुलना करके देखिएगा, जो कि कहीं से भी पढ़ के आए हुए हैं उससे आप कम जानते हो या नहीं, जो कि 2 लाख 2.5 लाख कहीं से फीस देकर के आते हैं, यूपीएससी हो जेपीएससी हो, जो भी चीज का फीस देकर के पढ़ के आते हैं, उनसे आप जानकारी लेकर के देखिएगा कि आपसे वो आपसे ज्यादा जानकार है या कम जानकार है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे इस तरह कृत्य निर्माण कैसे होता है। चलिए ये ज्वालामुखी निकलता है कैसे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हम लोग पहले भी पढ़े थे, उसी चीज को एक बार और दोहरा लेते हैं। हमने कहा था कि जो ज्वालामुखी निकलता है एक मैग्मा से निकलता है ना। अरे मैग्मा बनता कहाँ पे, मैग्मा चैम्बर में बनता है, मैग्मा चैम्बर में बनता है। अब ये मैग्मा जो है मैग्मा चैम्बर में क्यों बनता है, क्योंकि इसका जो यहाँ का तापमान जो है ये 100 से 200 किलोमीटर तक के बीच में
इसका चैम्बर जो है 100 से 200 किलोमीटर के बीच होता है और यहाँ पे इसका जो तापमान होता है 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि वहाँ जो तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की चट्टानें जो पिघलना स्टार्ट कर देती है। अब पिघलते पिघलते जो है एक मैग्मा का रूप ले लेती है और मैग्मा का रूप लेने के पश्चात पृथ्वी के अंदर से मैग्मा का रूप जब ले लेती है तो लेने के पश्चात जो है पृथ्वी के अंदर से लावा के रूप में बाहर निकलती है। लावा के रूप में बाहर निकलती है और बाहर आने के बाद ज्वालामुखी कहलाती है। ज्वालामुखी कहलाती है। अब जब ये ज्वालामुखी कहलाती है, अब हम जानते हैं इसके तो ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब निकलते कैसे, एक नदी के माध्यम से। जैसे क्या होता है, ये हमारा सब पृथ्वी की सतह है ना, इसके नीचे में क्या है, ये वाला हमारा हो गया सतह, ये हमारे यहाँ भूपर्वतीय हो गया। नीचे हमारा मेंटल, ये जो मेंटल से निकलता है ना, मेंटल से निकलता है हमारा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या है, यहाँ पे हमारा मैग्मा का निर्माण हुआ, यहाँ पे मैग्मा का निर्माण हुआ। अब यहाँ से जब मैग्मा निर्माण क्या करते हैं, जहाँ पे कमजोर चीज को देखता है वहाँ पे झटका मारता है, उसको तोड़ने के प्रयास करता है। जब झटका मारता है, जब टूट जाता है तो वहाँ से क्या होता है, इस प्रकार से नली बन जाता है, वहाँ के माध्यम से फिर ऐसे ऐसे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस फिगर को भी बनाइएगा, जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप फिगर को बनाइएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे जब मैग्मा चैम्बर, ये हमारा हो गया मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर और ये हमारा हो गया नली। इसको जहां से जो ये मैग्मा निकलती है उसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी नदी। ठीक है, ज्वालामुखी नदी। ये ज्वालामुखी नदी। अब क्या होता है, यहाँ से जब बाहर निकलती है, जब बाहर निकल जाती है तो यहाँ से निकलने के बाद पूरा दूर दूर तक फैला देती है। पूरे यहाँ से निकलने के बाद जो मैग्मा होता है, लावा होता है, काफी दूर दूर तक फैल जाता है। और फैलने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक पर्वतों का निर्माण हो जाता है। और जहाँ से जिस नदी से निकलता है वैसे तो नहीं, वहीं पे इकट्ठा रह जाता है, सब यहाँ से क्या होता है, इधर उधर फैल जाता है ना, इधर उधर फैल जाता है। तो जब फैलने के बाद क्या होता है, तो ऐसा नहीं वहाँ पे नाली रास्ता बच जाता है, वहाँ पे कुछ न कुछ वहाँ पे इकट्ठा रह जाता है लावा। और जब इकट्ठा रह जाता है तो क्या होता है कि ये वाला जो हमारा नली जो बना, ये नली यहाँ पे बंद हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, बंद हो जाता है। ये जो बंद करता है इस नदी को, उसको कहा जाता है क्रेटर, है ना। जो मतलब कि जो ज्वालामुखी नली को जो बंद कर देता है उसको कहते हैं क्रेटर। किसी भी जैसे हमारे पास बोतल रहता है, बोतल का भी बंद करने वाला क्या होता है, जैसे ये हुआ हमारा बोतल, ये बोतल के नीचे क्या बोतल है, और ऊपर में देखिए इसको बंद करने के क्या प्रयोग किया गया है, इसको जो है तो हम लोग इसको क्रेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्रेटर भी कहते हैं। कि उसी प्रकार से जब ज्वालामुखी यहाँ से निकलती है इसको बंद कर दिया जाता है, उसकी कैप को, उसको कहा जाता है क्रेटर। अब होता है क्या, जब क्रेटर होता है तो हमने क्या कहा, इसके इर्द गिर्द में इसके इधर पर्वतों का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, गड्ढानुमा कार बन जाता है। जब गड्ढा बन जाता है तो क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ही ज्यादा पानी इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे जब ज्यादा दबाव पड़ता है तो यहाँ पे छिद्र हो जाता है। फिर से यहाँ से अगर छिद्र हो जाता है तो छिद्र होने की वजह से क्या होता है कि क्रेटर का आकार जो है, क्रेटर का आकार बढ़ जाता है। तो जब क्रेटर का आकार बढ़ जाता है, मतलब ऐसे अगर हो जाता है, इसको कहा बोल दिया जाता है कॉल्डेरा। इसको बोला जाता है कॉल्डेरा। अब बोले सर कि क्या इसी प्रकार से कॉल्डेरा का निर्माण होता है, तो एक ऐसे होता है कि अधिक पानी हो जाता है तो वहाँ पे उसकी वजह से दबाव के कारण से कॉल्डेरा का निर्माण होता है। लेकिन इस प्रकार से बहुत ही कम मात्रा में होता है। और जो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है उसको नाम दिया जाता है क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो पानी जमा हो जाता है इसको क्रेटर झील के नाम से
जाना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा क्रेटर झील के नाम, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। तो क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है और कोल्डेरा का निर्माण होता है। अब सर अगर अब देखिए हमने क्या लिखा, क्रेटर का निर्माण हुआ, कोल्डेरा का निर्माण हुआ। अब ये कोल्डेरा का निर्माण हुआ, लेकिन एक और कौन सा तरीका हो सकता है, तो होता है ऐसे है, ये वाला नदी से क्या हुआ, हमारा पहला ज्वालामुखी बना, पहला बार हमारा ज्वालामुखी जो यहाँ से निकला, और फिर से क्या हुआ, इधर फिर कभी होता है कि फिर से मैग्मा बना और फिर निकलने की चाह निकलने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। तो जब यहीं से फिर से जब निकल जाता है तो क्या होता है, जब और मात्रा में निकलता है, जब वहां से जहां से हम लोग निकाल होता है ये होकर हुआ, यहाँ से अगर नीचे से निकलेगा तो इतना भी छोटा सा कट है, और जब इधर गैप नली हमारी बना हुआ है यहाँ से और सारा मात्रा निकलेगा, क्या होगा, यहाँ के जो हमारा जो क्रेटर वाला भाग है ये चौड़ा और बड़ा होगा, निकलता अधिक मात्रा में। तो क्या होता है, उसको तोड़ करके वो तोड़ते हुए निकलता है, जब तोड़ते हुए निकलता है तो क्या होता है, इसका जो ढक्कन है ये और फैलेगा, तो जो फैल जाता है और सारे निकल करके उस वैसे भी जो हमारा कोल्डेरा का निर्माण होता है। मतलब क्या होता है कि जितनी बार वहां से ज्वालामुखी निकलेगी ना, उतनी ज्यादा धीरे धीरे उसका जो छिद्र जो है बड़ा होते चला जाता है। जब बड़ा होते चला जाता है उसको जैसे क्रेटर में पहला बार क्रेटर का निर्माण हुआ, दूसरी बार में कोल्डेरा का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से अगर तीसरी बार भी निकल जाए, है ना, उसी प्रकार से अगर तीसरी बार निकल जाए और बड़ा सा छिद्र का निर्माण कर दे तो उसको बोला जाता है सुपर कोल्डेरा, सुपर कोल्डेरा, है ना, सुपर कोल्डेरा का जो वहां पे से निर्माण हो जाता है। तो हमने कहा क्रेटर झील का निर्माण हुआ, मैग्मा चैम्बर किसको कहते हैं ये समझ में आ गया। यहाँ के डिग्री सेल्सियस कितना, 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस कितना दूरी पर होता है मैग्मा चैम्बर, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच होता है ना, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच होता है। जहाँ से निकलती है उसको हम लोग ज्वालामुखी नदी कहते हैं, और उसके जो ज्वालामुखी निकलने के बाद वहाँ जो बंद हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेटर कहते हैं। एक चीज और हम बता दें, ऐसे हमारा पृथ्वी की सतह हो और यहाँ से जो हमारा निकलता है ज्वालामुखी ना, मैग्मा निकलता है, यहाँ से जब निकलता है ज्वालामुखी इस नदी से, और जब पहला जब क्रेटर का निर्माण होता है पहला भाग में, तो क्या होता है कि कभी कभी छोटे छोटी वहाँ पे ढकने की वजह से छिद्र बन जाता है और वहाँ पे ढक जाता है। तो जैसे कहीं ऐसे अगर छोटे छोटे बन जाते हैं तो इसको कहा जाता है घोंसलादार क्रेटर, इसको नाम दे दिया जाता है घोंसलादार क्रेटर। तो ये ऐसे घोंसलादार क्रेटर का निर्माण हुआ, क्रेटर का निर्माण हुआ, कोल्डेरा का निर्माण हुआ और ऐसे सुपर कोल्डेरा का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से हमें क्या देख रहा था, हमने देख रहे थे कि हम स्लाइड कर दिया, तो ऐसे क्या देखे, यहाँ से निकलता था जितना गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता था उतना ज्यादा विस्फोट होता था, जिसकी वजह से उतना ज्यादा और दूर तक फैलता था, तो यहाँ पे कुछ स्थलों का निर्माण हो जाता था। इसके जितने भी उसके आस पड़ोस में है उधर जितना दूर तक फैलता था वहाँ पे कुछ स्थलाकृतियों का भी निर्माण हो जाता था, जैसे पर्वत हो, पठार हो या हिमालय वगैरह जो है ये सारी चीज का निर्माण हो जाता है। और ये था हमारा स्थलाकृतियाँ। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसके आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में, एक क्लास और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग का संपूर्ण जो है ज्वालामुखी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने बोलने, और साथ साथ दोस्तों हम आप लोगों को ऐसे ही प्रकार से बताने के लिए हमको काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए दोस्तों एक लाइक एक शेयर की जरूरत बनता है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है आपको मैं कोई फील मिल रहा है ना कुछ, बस यही काम को एक लाइक और शेयर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितना आप लोग यहाँ हमको मोटिवेट कीजिएगा, जितना आप लोग लाइक कीजिएगा उतना हमको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलने से क्या होता है कि आप लोगों का अधिक मात्रा में दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।